हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी की सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ 13.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में है उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा। देखिए, ये जो 13.2 है, इस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात मैं आप यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है 12th क्लास के अंदर, उसे एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चन समझना या उसे उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। सेपरेट क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो एक्सरसाइज वाइज। लेकिन जब यही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या किसी सैंपल पेपर में आप देखते हो, तब आपको प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये कौन से टॉपिक से आया है और इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा या कौन से टाइप से किया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझें, वरना जब कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का चैप्टर फिनिश होगा तो आपको सबसे बड़ी डिफिकल्टीज यही होगी कि इसको करें कैसे। अगर एक्सरसाइज वाइज आ जाएगा तो हमें समझ में आता है, लेकिन एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे हम उसमें डिफरेंस देखें कि ये कौन सी एक्सरसाइज से है और इस पर क्या टाइप लगेगी। तो इंट्रोडक्शन को बहुत केयरफुली देखेंगे, इसीलिए आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए, मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी के पास आ जाइए। ये आपके सामने एनसीईआरटी है और ऑफ कोर्स आपने भी एनसीईआरटी जरूर अपने पास रखी होगी, और मेरे साथ साथ आप उसे लिखेंगे भी कॉपी पे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में। लेट E and F be the event associated with the single space S, sample space S। मीन्स अगर E और F दो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस S के, क्लियरली E इंटरसेक्शन F डिनोटेड द इवेंट दैट E and F हैव अकर। आप जानते हो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इस सिंबल को इंटरसेक्शन कहते हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है। एंड यू नो वेरी वेल, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो इंटरसेक्शन का यहाँ पर मतलब कॉमन होता है, यानी कि जो दोनों के पास है, जो इवेंट ई के पास भी है एफ के पास भी, उसे कॉमन कहते हैं इंटरसेक्शन। और यहाँ पर इसने एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, आपके पास एनसीईआरटी जरूर होगी। ये देखो, ई इंटरसेक्शन एफ को, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ को हम लिख सकते हैं ई एफ। यानी कहीं पर ई और एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, अब आगे इसने क्या कहा। इसने कहा है यू नो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और जैसे इसने कहा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इससे प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था, यानी कि प्रीवियस क्लासेस जो आपने देखी होगी, उसमें मैंने दो लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट एक्सरसाइज कवर कराई थी। वहां आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी थी। कंडीशनल मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन से की थी और लास्ट में एक छोटी सी बात करके वो टॉपिक खत्म कर दिया था। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कि अगर पार्टिकुलर कोई एक वैल्यू गिवन है, मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिख रहा था, E अपॉन एफ, और ऊपर लिखा था जो फाइंड करना है और नीचे लिखा था जो गिवन है। और इसके बारे में मैंने जरूर बताया था। आपने अगर नहीं देखा है, वो मिस कर दिया वो सेक्शन, तो वो जरूर देखना कि फाइंड करना और गिवन, ये इसके बारे में मैंने जरूर बताया है। इसको जरूर देखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तभी ये आगे का लिंक हो जाएगा, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। ओके, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को इन्होंने यहाँ लिखा है कि यू नो वेरी वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो दैट्स व्हाई ई इन्हें स्लैश करके लिखता है। ये ऐसे लिखता है पी ई और फिर ऐसे स्लैश करके एफ लिख देता है। मैं इसे अपॉन करके दिखा देता हूँ ना। तो यहाँ पर लिखा है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एफ वेयर एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑफ कोर्स ये बात तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर आपका जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड कंडीशन होती है। तो इसने पहले ही उसे सपोर्ट करने के लिए लिख दिया कि एफ, प्रोबेबिलिटी फॉर एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ
अब कहानी कहाँ से जुड़ती है और क्या कहानी है जो मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। प्रोबेबिलिटी में सबसे चैलेंजिंग जो टॉपिक है समझने के लिहाज से वो यही है। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चंस का भी हम लेक्चर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला हो गया, आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तो इंटरसेक्शन का एक फॉर्मूला बनता है। वो बनता है प्रोबेबिलिटी फॉर एफ, ऑफ कोर्स जो डिनोमिनेटर में था वो उधर चला गया, और प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन एफ। और ये ई अपॉन एफ का मतलब क्या है? ई का मतलब है जो फाइंड करना है, और एफ का मतलब है जो हमें गिवन है। गिवन के बाद जो हमें फाइंड करना है उस कंडीशन को डिनोट करता है ई अपॉन एफ। अब इसको भी हम समझेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर आपने नहीं समझा है तो घबराना नहीं, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा ये क्या चीज होती है। ओके, नाउ वी आल्सो नो दैट अगर E अपॉन एफ किया है, ये रहा E अपॉन एफ, तो F अपॉन E भी तो हो सकता है। ये देखो F अपॉन E, तो F अपॉन E में क्या होगा फॉर्मूला? F इंटरसेक्शन E अपॉन में E, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, और E इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर इसने लिखा है सिंस E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू द F इंटरसेक्शन E, और आप भी जानते हैं कॉमन का मतलब होता है कॉमन, चाहे E और F में कॉमन ले लो, चाहे F और E में कॉमन ले लो, एक ही संख्या आएगी। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F का एक और दूसरा फॉर्मूला भी बना, और वो बना प्रोबेबिलिटी फॉर E इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर F अपॉन E। अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे को दो फॉर्मूले दिखते हैं। पहला फॉर्मूला मुझे दिखता है इंटरसेक्शन का ये, और दूसरा ये दिखता है। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर F लिखा है, यहाँ पर E लिखा है। देखो इंटरसेक्शन तो सेम ही होंगे। उसके बाद E अपॉन F लिखा है, यहाँ पर F अपॉन E लिखा है। ठीक है, यहाँ तक की बात इसने कह के छोड़ दी, और कहता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इसने इंटरसेक्शन के दो फार्मूले बना दिए। एक फार्मूला ये है, एक ये फार्मूला है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ प्रोबेबिलिटी फॉर E इंटरसेक्शन F क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है प्रोबेबिलिटी फॉर E इंटू में प्रोबेबिलिटी फॉर F अपॉन में E, और एक और फार्मूला होता है सर, और वो होता है प्रोबेबिलिटी फॉर एफ इंटू में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ ई अपॉन में एफ। तो आप कहेंगे सर ठीक है, ये बात समझ में आती है। ऑफ कोर्स इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लग रहा है, ये देखो मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसीलिए इसने कहा है द अबव रिजल्ट इज नोन एज द मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी मल्टीपल थ्योरम जो है वो तो समझ में आ गई कि क्या होती है। लेकिन ये तो प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा, प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी हमारी, उसी से रिलेटेड है। बस वहां पर आपको फॉर्मूला ऐसे बताया जा रहा था, यहाँ पर इंटरसेक्शन बताया जा रहा है, तो नया तो कुछ नहीं है। तो नया क्या है इसमें, उसके लिए थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा हमें। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और मैं इसलिए इसका इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी से ही दे रहा हूँ आपको, कि आप बार बार इस एनसीईआरटी को पढ़ोगे और आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। थोड़ा सा उलझा हुआ है एज ए स्टूडेंट, अगर आप समझोगे तो उसको मैं पहले क्लियर कर लूं, देन फिर हम ऑफ कोर्स हम एक्सरसाइज पर तो जाएंगे। ओके, लेकिन इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर 8th एग्जांपल में लिखा है एन अर्न कंटेन्स 8 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अर्न। यानी कि एक थैले में, एक झोले में 10 तो ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। ये रही सिचुएशन, और इसमें 10 आपके सामने ब्लैक बॉल है और 5 है आपके सामने व्हाइट बॉल। ओके, नाउ कहता है टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें से दो बॉलें निकाली, टू बॉल्स आर ड्रॉन। ओके, और उसके बाद भी इसने ये बात बोली है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बिना रिप्लेसमेंट किए आपने दो बॉलें निकालनी। What is the probability that both the drawn balls are black? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों की दोनों बॉल जो हमने निकाली है वो ब्लैक होगी। नाउ देखिए यहाँ पर E लेट किया है, E क्या लेट किया है? E एंड F रेस्पेक्टिवली द इवेंट दैट फर्स्ट एंड सेकंड बॉल आर ब्लैक। E का मतलब फर्स्ट बॉल ब्लैक, और F का मतलब सेकंड बॉल ब्लैक, है ना। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉन। तो कितनी ब्लैक बॉल थी? अभी मैंने बताया आपको 10 ब्लैक बॉल। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने 10 तो ब्लैक बॉल है, और उसके बाद 5, आई थिंक 5, ऑफ कोर्स 5 व्हाइट बॉल है। टोटल 15 बॉल है।
तो आउट ऑफ दीज 15 balls, how many black balls? There are 10 black balls. So the probability for getting the black ball is 10/15. बिल्कुल इजी है, समझ में आता है। उसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि वापस नहीं रखना। अब वापस नहीं रखना तो इसका मतलब एक बॉल तो बाहर निकल चुकी है, एक बॉल कम हो जाएगी, ब्लैक में से एक कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, एक बॉल कम हो जाएगी तो 9 रह जाएगी। उसके बाद टोटल जो है 15, उसमें से भी एक कम हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 14। तो यहाँ पर लिखा है ऑल्सो गिवन दैट, ये भी हमें गिवन है कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, दैट इज इवन ई इज अकर्ड। कहता है नाउ देयर आर 9 ब्लैक बॉल्स लेफ्ट इन द अर्न, therefore the probability that 9 black balls है and 5 white ball है। आपको probability निकालनी है दूसरी black ball, वो जो है वो दूसरी बॉल जो ड्रॉ है करी है वो ब्लैक होगी। तो देखो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है पहली कंडीशन गिवन है। और ऑफ कोर्स जो चीज गिवन होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है ऐसे। हमें फाइंड करना है एफ, ये हमें फाइंड करना है कि एफ का मतलब सेकंड बॉल इज ब्लैक। हमें गिवन है क्या कि ई फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिप्लेस तो करना नहीं है तो 9/14 हो जाएगी। 9 ब्लैक बॉल है आउट ऑफ द 14। नाउ व्हाट इज द मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अभी तो बताया। सबसे पहली बॉल निकाली एंड दूसरी बॉल निकाली। एंड का यहां पर मतलब आप समझ के रखना, एंड का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस। पहली बॉल निकाली एंड दूसरी बॉल निकाली, रूल आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है, बड़ा आसान हो गया। तो मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स, जैसे अभी हमने 2 इवेंट्स के बारे में हमने समझा और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर मैंने साथ साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर होती है, जो चीज गिवन है वो नीचे होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ सीखिए कि फाइंड क्या करना था कि सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, और गिवन क्या था कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो इसका मतलब कि आपको ई गिवन था और एफ आपको फाइंड करना था, तो जो फाइंड करना था वो ऊपर लिखेंगे, जो गिवन है वो नीचे लिखेंगे। इसके हिसाब से 9 और 14 एडजस्ट नहीं होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आता है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, इंटरसेक्शन आ गया 3/7। यहाँ पर मल्टीपल थ्योरम हो गई, 2 से ज्यादा इवेंट्स यानी 3 इवेंट्स होंगे, लाइक दिस 3 इवेंट्स है देखो, तो इसके लिए भी कंडीशनल है आपके पास, है ना। मल्टीपल थ्योरम की कंडीशन दे रखी है। सिमिलरली ऐसे ही आगे के रूल्स भी हो जाएंगे, एक्सटेंशन 4 और 5 और मोर, है ना। बाकी के लिए भी लेंगे, लेकिन आपके में 2 या 3 ही है। ओके, नाउ यहाँ पर चलते हैं आगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेट द एक्सटेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल था। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल है, वो ये एग्जाम्पल जो है, सॉरी ये तो फिर 3 के लिए ही है। इन नाइन्थ क्वेश्चन में पढ़ लेना आप, और इसमें आपको पहले एक निकालने को कहा गया है, फिर दूसरा निकालने के लिए कहा गया है, फिर तीसरा निकालने के लिए कहा गया है। ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा 3 के केस को इसने कैसे आइडेंटिफाई किया है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं इस वाली टर्म की, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स को ये ही नहीं पता होता। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। अभी मल्टीपल थ्योरम यानी मल्टीपल रूल आपने पढ़ लिया, उसमें से आपने कंक्लूजन निकाल लिया, एक क्वेश्चन भी कर लिया, और वो क्या था कि प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ई इनटू में प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन में एफ। यही कंक्लूजन दिया था हमने। देखिए यहां पर ये कंक्लूजन है, ये रहा कंक्लूजन, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये हमने कंक्लूजन पढ़ा है, ये रहा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी फॉर ई इनटू में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ अपॉन में ई। एफ अपॉन में ई था, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, एफ अपॉन में ई। ओके, नाउ अब उसके बाद दूसरा रूल क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर एफ इनटू में प्रोबेबिलिटी फॉर ई अपॉन में एफ। ये कंक्लूजन आप याद करिएगा, इस रखिएगा, इस कंक्लूजन का हम आगे आगे एक्सटेंशन पार्ट पढ़ेंगे और वो पार्ट यहां से जुड़ेगा। ओके, ये याद रखिएगा, ये हमने मल्टीपल रूल से पढ़ लिया। नाउ हम आगे पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो क्या लिखा है पहले इसको समझते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स।
हम एक एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करते हैं जो 52 पत्तों की गड्डी है उसमें। कहते हैं इन विच द एलिमेंट्री इवेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी इक्वली लाइकली। ये मान लिया कि जो भी हम इसमें से ड्रॉ करेंगे, जो भी एलिमिनेट करेंगे, वो इक्वली लाइकली है, उनके आने के बराबर चांस है। कहता है इफ ई एंड एफ डिनोट द इवेंट्स द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। ई का मतलब कार्ड इज स्पेड, स्पेड 13 होते हैं, याद रखिएगा 52 पत्तों में से। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, तो एस कितने होते हैं? एस होते हैं ना, एफ बोला है इसमें, वो होते हैं 4। तो एस होते हैं आपके पास 4 और स्पेड होते हैं 13, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी फॉर ई 13/52 यानी 1/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी फॉर एफ यानी कि एस कितने होते हैं आपके सामने? वो होते हैं 4, तो 4/52 यानी कि 1/13 आ जाएगा। ई और एफ तो आपके सामने है। अब ऐसे कितने कार्ड्स होते हैं जो ई और एफ का इंटरसेक्शन बनेंगे, यानी कि कॉमन होंगे उसमें? ऐसे कितने कार्ड्स होते हैं जो स्पेड भी होते हैं, स्पेड के भी हैं और एस भी है? एस के स्पेड कितने होते हैं? तो आपको पता है एक ही कार्ड होता है सिर्फ, एक एस का होता है, एक स्पेड एक एस का क्या नाम है स्पेड होता है, एक क्लब का एस होता है, उसके बाद एक होता है आपका हर्ट का और एक होता है डायमंड का। ओके, ये चारों याद रख लें। फिलहाल 1/52 इसका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिला, रिकॉल करते हैं। आपको मिला है एक तो फर्स्ट ये, एक सेकंड एफ, एक इसका इंटरसेक्शन। और ऑफ कोर्स आपको ई अपॉन एफ के बारे में पता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एफ, जो नीचे होता है वही नीचे आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 1/52 और 1/13, आप देखोगे ना ये आपके पास इंटरसेक्शन दे रखा है 1/52, ये f की वैल्यू दे रखी है 1/13। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/4, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले की मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 1/4। ऐसे करके दिखा देता हूं मैं आपको। 1/52 इंटू में 13/1, तो सॉल्व करेंगे तो 1/4 ये रहा। 1/4 तो आ गया, लेकिन इसका एक कंक्लूजन निकला। Since PE is also the 1/4 and E upon F is also the 1/4, we can say, हम कह सकते हैं that the occurrence of event F has not affected the probability of occurrence of the event E। यानी जो F का आने का जो तरीका था, चांस था, वो E से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उसका। यानी कि एक अगर हमने कहा कि ई हमने प्रोबेबिलिटी ई की फाइंड करी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ई की, तो एफ की जो प्रोबेबिलिटी है उसे निकालने के लिए ई का कोई रोल नहीं है। यानी एफ इज इंडिपेंडेंट, एफ इज इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंड ऑन ई। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम इसे एक और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसने आगे बढ़ाया है, इसने कहा अगर एफ अपॉन ई निकाले तो इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और ई का पार्ट नीचे आएगा। देखो इंटरसेक्शन का ये रूल, ई का पार्ट ये हो गया 1/52 मल्टीप्लाई बाई 4/1, सॉल्व कर देंगे तो 1/13 आ गया। और 1/13 अब गौर से देखोगे 1/13 जो था वो एफ की प्रोबेबिलिटी थी, मतलब कि इसने कहा कि एफ की प्रोबेबिलिटी भी 1/13 है और एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी भी 1/13 है। एफ मतलब जो फाइंड करना है, ई मतलब जो गिवन है, तो गिवन का तो कोई रोल ही नहीं रहा ना, एफ की प्रोबेबिलिटी ही वो आ गई। कहता है ये भी शो करता है द अकरेंस ऑफ ई, के ई का अकरेंस जो है या ई का आना जो है हैज नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी फॉर द अकरेंस ऑफ एफ। एफ से कोई इसका अफेक्शन नहीं होता, यानी कि वो अफेक्ट नहीं करता। चलो, यानी कि ये भी बताता है आपको, ये वाली कंडीशन भी बताती है कि यहाँ पर जो ई है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन एफ। ठीक है, ये दो बातें आपको समझ में आ गई, इसको भी पकड़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। सच इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। अब इसने इंडिपेंडेंट समझा दिया क्या होता है। इंडिपेंडेंट वो इवेंट्स होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। आपको वर्ड से ही पता लग गया होगा इंडिपेंडेंट क्या है, बट इसने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। इसने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि स्पेड आना और एस आना, और इसने कहा कि अगर मैं स्पेड फाइंड करता हूं, स्पेड निकालने की कोशिश करता हूं, तो उससे एस आने के कार्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और एस फाइंड करता हूं तो उससे स्पेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने ये समझाया कि अगर एक चीज आप फाइंड करते हो तो उसका दूसरे पर फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं।
बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने एक कॉइन टॉस करी। अगर एक कॉइन टॉस करी तो मैंने कहा एक कॉइन को टॉस किया और उस पर हेड या टेल दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। सपोज कि हेड आ जाता है तो हेड आने के चांस 1/2 है। अब मैंने कॉइन फिर से टॉस करी, अ कॉइन टॉस अगेन, टॉस अगेन। तो अब जो मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं और उस पर हेड या टेल आने के कोई भी चांस हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है, तो इस बार क्या आएगा, इससे पिछले वाले जो हमारे एक्सपेरिमेंट, जो पिछली वाली प्रोबेबिलिटी आई थी, उसका कोई लेना देना नहीं। पिछली बार अगर हेड आया था तो जरूरी नहीं है कि इस बार हेड ही आएगा, पिछली बार अगर हेड आया तो जरूरी नहीं है कि इस बार टेल ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। दिस इज इंडिपेंडेंट। आप समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट, पिछले वाले इवेंट से इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, पीछे क्या आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, अब आपको सर जी ये बताओ कि डिपेंडेंट कैसे होगा, डिपेंडेंट। तो चलो डिपेंडेंट का भी एक एग्जांपल बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 बॉल्स है, और जो ऊपर वाली बॉल है, ये बॉल्स जो है ये रेड कलर की है, और नीचे वाली बॉल जो है ये ब्लैक कलर की है। टोटल 5 बॉल है। मैंने कहा इसमें से 2 बॉल्स आर ड्रॉ, ओके, वन आफ्टर द अदर। अगर मैंने कहा आपसे कि विद रिप्लेसमेंट आपको रेड बॉल निकालनी है, क्या निकालनी है, रेड बॉल विद रिप्लेसमेंट, या विद रिप्लेसमेंट का डब्लू हटा दें क्योंकि विद और विदाउट एक जैसा लगेगा, तो रिप्लेसमेंट बता सकता हूँ। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ विद रिप्लेसमेंट। ओके, तो पहली बॉल जब हम निकालेंगे तो पहली बॉल निकालने के चांसेस 3/5, और वापस भी रखनी है निकालने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है, ना रेड में फर्क पड़ा ना टोटल पे फर्क पड़ा, तो दूसरी बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/5। दिस इज विद रिप्लेसमेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। ओके, और अगर यही केस मैं बोलूं आपसे विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके, तो यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट में पहली बॉल रेड बॉल होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, लेकिन उसे रिप्लेस नहीं करना है, तो अब रेड में से भी एक कम हो गई और टोटल में से भी एक कम हो गई, तो इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4, यानी कि पहली प्रोबेबिलिटी का फर्क पड़ गया, इस डिपेंड हो गई, यानी सेकंड वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड हो गई, इट इज डिपेंड ऑन फर्स्ट, डिपेंड। तो समझ में आया, डिपेंड में यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क, इंडिपेंडेंट जब पहले वाले पर फर्क ना पड़े। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है उसके अंदर कंडीशंस जो है वो बराबर ही होती है। ये देखो ये वाला केस, यानी कि E अपॉन एफ बराबर होता है E के, और F अपॉन E जो है वो बराबर होता है F के। अच्छा, पीछे हमने कुछ किया था, मैंने बताया यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला केस, ये हमने बताया मल्टीपल थ्योरम। इसमें E अपॉन एफ जो है, ये F अपॉन E है, ये E अपॉन एफ है। यहाँ पर E अपॉन एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर E अपॉन एफ की जगह लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी फॉर E, और यहाँ पर F अपॉन E की जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर F। ये हमें बताया इंडिपेंडेंट इवेंट ने, यानी कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, देखो हमने अभी अभी किया मल्टीपल रूल्स में, और वो पढ़ा है हमने E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी फॉर E इंटू में प्रोबेबिलिटी फॉर F अपॉन में E। ओके, और उसके बाद हमने अभी अभी पढ़ा इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट इवेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक क्वेश्चन किया, और उसके बाद हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी फॉर F अपॉन में E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर F होता है। तो ऑफ कोर्स आपको पता लग गया कि इसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं हम, प्रोबेबिलिटी फॉर E इंटू में प्रोबेबिलिटी फॉर F। तो ये रूल बन गया इंडिपेंडेंट इवेंट का कि अगर कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब पहली की प्रोबेबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त, तो आपको इंटरसेक्शन मिलेगा और वो E और F की मल्टीप्लिकेशन होता है। आप अभी इसे प्रूफ कर चुके हो, एक एक्सपेरिमेंट से समझ चुके हो। इसी तरीके से ऐसे ही आप जब ये देखोगे तो दूसरा वाला केस भी हो जाएगा, उसमें F यहाँ लिख दो और यहाँ पर E अपॉन F लिख दो, केस तो सेम है।
तो यहाँ पर डेफिनेशन यानी कि इसमें कंडीशंस दिए जो आपको याद रखनी है, और मैंने कहा था सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको मेहनत करना है, क्वेश्चंस पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, हो जाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ चीज आती है तो कुछ घुमा के पूछता है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है डेफिनेशन में, सेम वही लिखा है कि एफ अपॉन ई इज इक्वल टू एफ और ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ई, जिसमें कि ये दोनों इक्वल टू नहीं है जीरो के। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में ई इंटू में एफ ई, और वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया जो मैंने लिख दिया अभी। ओके, ये फॉर्मूला कॉपी पे भी लिख लीजिएगा। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ का एक दूसरे तरीके से सॉल्व किया, तब भी ई और एफ की मल्टीप्लीकेशन। अब रिमार्क पढ़ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, और ये समझना डायरेक्टली समझ सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा का पूरा सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी लेकर फिर उसे लिटरली खुद से रीड करो, देन समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना मेरे से। यहाँ पर क्या कहा गया है, टू पहले पहले रिमार्क में, टू इवेंट्स ई एंड एफ सेट टू बी द डिपेंडेंट इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। साफ साफ है, ये तो आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा कि दो इवेंट्स डिपेंडेंट जब कहलाएंगे जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है ये जब इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एफ मल्टीप्लाई। और अगर मैं बात करता हूं वो डिपेंडेंट इवेंट है, तो डिपेंडेंट के लिए क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा भाई। यानी कि इंडिपेंडेंट के लिए इक्वल टू और डिपेंडेंट के लिए नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं होंगे, डिपेंडेंट है ना, इसलिए इक्वल नहीं होंगे उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे कहता है सेकंड, और वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, mutually exclusive event. Okay, when probability for E intersection F is equal to 0। जब हम इवेंट की बात करते हैं तो नंबर से डिनोट करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, और मैं कहता हूं उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी ई के और एफ के बीच में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी फाई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स जीरो आएगी। और ऐसी सिचुएशन को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यही फर्क है। जैसे कि मैंने एक सिक्का, एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एक बारी में सिर्फ एक ही चीज आएगी, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इस सिचुएशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1/2, एंड देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी फॉर एच इंटरसेक्शन टी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन ही नहीं होता। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है हमारा, उसमें इंटरसेक्शन होता है, और उसका स्पेसिफिक एक फॉर्मूला है, और वो मैंने आपको बता दिया, E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर E इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर F। अगर इंटरसेक्शन होगा तभी इंडिपेंडेंट की कंडीशन लगेगी, याद रखना। और वो कंडीशन भी स्पेसिफिक है, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, जो एग्जांपल इन्होंने दिया है इंडिपेंडेंट में, इस वाले की बात कर लेता हूं। ये एग्जांपल देखिए गौर से। इस एग्जांपल में आपको ई जो है वो बताया था स्पेड, और एफ जो है वो बताया था आपको यहाँ पर एस। ठीक है ना, एस बताया था आपको क्या, एफ, ये एफ है। अगर मैं कहता हूं एक तरफ बताया आपको स्पेड, और एस की जगह पर एक तरफ बताया आपको क्लब बता दिया, क्लब, यू नो द क्लब, चिड़ी कहते हैं इसे, है ना, ये वाला कार्ड स्पेड, स्पेड का कार्ड ऐसा होता है। ओके, तो एक तरफ स्पेड बताया, एक तरफ क्लब बताया, ये एस ना होके क्लब बता दिया, तो इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन आया था, अगर इंटरसेक्शन नहीं होता तो ये इवेंट्स अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर एस लिखा है तो फिर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो समझ में आ रहा है, सिचुएशन आपकी डिमांडेड है, यहाँ पर सिचुएशन बताएगी आपको इवेंट्स कैसे होंगे, है ना। तो ये यहाँ पर एक बताया है कि आपको ये चीज क्लियर कर लेनी है ना, कि इंडिपेंडेंट क्या होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं। ओके, यहाँ पर इन्हें क्लियरली ये बात को एक्सप्लेन भी किया है, बहुत तसल्ली से एक्सप्लेन किया है, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। देखिए
यहां से लिखा है ये रहा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नेवर हैव एन आउटकम कॉमन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन नहीं होता, बट इंडिपेंडेंट इवेंट में हैव कॉमन आउटकम। क्या होने चाहिए? कॉमन। कॉमन नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियरली इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डू नॉट हैव द सेम मीनिंग। इन अदर वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ो, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज। दो इंडिपेंडेंट इवेंट जो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, याद रखना प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो है ना, ये पहले उन्होंने बोल दिया नॉन जीरो, नहीं तो डिवाइड में जीरो आ जाएगा ना, अगर ये जीरो, अगर ये कंडीशन जीरो है तो डिवाइड में जीरो होगा, डिवाइड में जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ नॉन जीरो बोल के पहले प्रोटेक्ट कर दिया इन्हें। कहता है ऑफ अकरेंस, कहता है कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कन्वर्सली, और इसके उल्टे तौर पर समझें, द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी अकरेंस कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता और इंडिपेंडेंट कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बहुत क्लियरली समझ लेना, एग्जाम्स में इस पर बहुत क्वेश्चंस को घुमा के देगा, और आपको जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको एक सिचुएशन देगा, तो उसमें तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं। आगे थर्ड में क्या कहता है, टू एक्सपेरिमेंट सेट टू बी द इंडिपेंडेंट इफ for every pair of events E and F where E is associated with the first experiment and F with the second experiment, the probability of simultaneous occurrence of the event E and F when the two experiments are performed in the product of P, E and F calculated separately basis of the two experiment, this is called the इंडिपेंडेंट इवेंट। ये सिचुएशन इंडिपेंडेंट इवेंट को जस्टिफाई या एग्जिस्ट करती है। अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाए तो वो डिपेंडेंट कहलाएगा, याद रखना। और अगर इंटरसेक्शन इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। मैं यहां लिख देता हूं, आप भी कॉपी पे लिख लीजिए कि अगर इफ प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू जीरो, देन इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। अगर प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एफ आ जाए तो इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके। अगर प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटू में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ आ जाए तो इसे कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट। तो क्या समझ में आया आपको? जीरो आता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, और अगर इक्वल टू ई इंटू एफ के आता है तो इंडिपेंडेंट होगा, और अगर ना तो जीरो आया, देखो ये जीरो तो होगा नहीं, कोई संख्या आएगी, और ना ही ये दोनों इक्वल हुए तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट होगा। ना तो जीरो आएगा ना ही कोई ई और एफ के इक्वल आएगा, तब वो डिपेंडेंट, कोई भी संख्या हो सकती है ना, अदर देन दिस। इसके क्वेश्चंस एग्जांपल्स में आएंगे, अभी हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने लिखा है इफ एटलीस्ट वन ऑफ द अबव इज नॉट। हाँ, ये थर्ड के, तीन के लिए भी बता रखा है, लास्ट वाला पोर्शन भी आप देख लेना, ये फोर्थ वाला, कि इसमें तीन के लिए इंटरसेक्शन दे रखा है, तो ए इंटू बी इंटू सी, उसी सिनेरियो इसी पैटर्न पर चलेंगे आगे हम, ठीक है ना। 10th एग्जाम्पल क्या कहता है, कहता डाइज थ्रोन, एक डाई को थ्रो करते हैं। इफ ई बी द इवेंट, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, ई बी द इवेंट ऑफ event the number appearing on the is a multiple of 3। कहता है एक डाई को थ्रो करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल इस पे 6 होंगे, ये लिखे हुए। कहता है ई बोला है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं, 3 और 6 होते हैं। कहता है एफ बी द इवेंट नंबर अपीयरिंग ऑन इज इवन, इवन आना, एफ बोला गया है तो इवन कितने होते हैं, 2 4 6। और कहता है फाइंड ई एंड देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो फाइंड करो क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर ई की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, दो मल्टीपल ऑफ 3 तो दो ही संख्या होती है ना, दो एलिमेंट्स, तो 2/6 यानी कि 1/3 आ गया। एफ का मतलब इवन नंबर, 3/6 यानी 1/2 आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है, इंटरसेक्शन यहाँ पर 6 है दोनों के बीच में, तो 1/6 इज द इंटरसेक्शन। तो आपको कहता है इंटरसेक्शन अगर ई और एफ की मल्टीप्लाई के बराबर है तो इंडिपेंडेंट होगा, तो यह है ये इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6 है, ये लिख दिया 1/6। फिर एफ की वैल्यू, आपको ई की वैल्यू दे रखी है 1/3, यस।
और f की वैल्यू 1/2, यस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 इज इक्वल टू 1/6, यस इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आता है? अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाता है, यानी कि कोई और संख्या आ जाती, तो क्या कहते हैं इसे, डिपेंडेंट। और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि कॉमन ही नहीं होता उनके बीच में, तो फिर क्या होता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो बिल्कुल अलग अलग क्लियरली डिफाइन हो रहा है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास एन अनबाइज्ड डाई। याद रखना, अनबाइज्ड डाई का मतलब होता है फेयर डाई। जो नॉर्मल डाई होती है उसे अनबाइज्ड कहते हैं। कहता है इज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36 होंगे। कहता है ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो पर ओड नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है 18 बार ओड नंबर आएंगे, 18 बार इवन, तो 18/36, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। कहता है ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, तो सेकंड थ्रो पर ओड नंबर 18/36 यानी कि 1/2। कहता है इंटरसेक्शन ओड नंबर ऑफ बोथ थ्रो, दोनों में ओड नंबर होने चाहिए, पहले पे भी और सेकंड पे भी। तो इसके केसेस कितने बनेंगे, 9 बनेंगे, 1/4। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1/4 आया, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन भी 1/4 ही आ रहा था, तो यानी कि ये भी इंडिपेंडेंट है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए पूछा जा रहा है। कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली, एक साथ 3 कॉइन टॉस करते हैं। कंसीडर द ई का मतलब 3 हेड, एफ का मतलब आपको 2 हेड और जी का मतलब दे रखा है मोस्ट एटमोस्ट 2 हेड्स। यहाँ पर एटलीस्ट 2 हेड्स है, यहाँ पर एटमोस्ट 2 हेड्स है। और ई एफ निकालना है, ई जी निकालना है और एफ जी निकालना है, और बताना है कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हो एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ई एफ और जी के बारे में यहाँ बता रखा है, ये रहा जी। जो भी सिचुएशन इसने दी है उसके बारे में आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी का पार्ट। इंटरसेक्शन निकालना है आपको ई एफ का, फिर ई जी का, फिर एफ जी का, और जब सॉल्व करेंगे तो पहले ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गया, फिर एफ की प्रोबेबिलिटी 1/2 और जी की प्रोबेबिलिटी 7/8। साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8, 3/8। नाउ आपको क्या करना है, आपको ई और एफ की मल्टीप्लाई करानी है, तो आंसर आया 1/8। क्या ई और एफ की मल्टीप्लाई ई और एफ के इंटरसेक्शन के बराबर है, ई और एफ का इंटरसेक्शन के बराबर है, तो यानी ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखो लिखा है ई और एफ आर इंडिपेंडेंट। ना अब उसके बाद आपने क्या किया, अब आपने एफ ई और जी की मल्टीप्लाई कराई, ई और जी की मल्टीप्लाई 7/32 आई। क्या ई और जी की मल्टीप्लाई ई और जी के इंटरसेक्शन के बराबर है, तो ई और जी का इंटरसेक्शन आ रहा था 1/8 और 7/32 के बराबर नहीं है, तो इसे बोल आंसर तो आया है लेकिन बराबर नहीं है, यानी कि ई इंटरसेक्शन जी की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एफ के बराबर नहीं आई है। आंसर है लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट आंसर, तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोला गया। देखो ई और जी डिपेंडेंट। इसी तरीके से एफ और जी की मल्टीप्लाई कराए तो 7/16 आएगा, और एफ और जी का इंटरसेक्शन 3/8 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसे भी हमने एफ और जी को भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखा। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा है डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। 2 क्वेश्चंस और करके क्लास एंड होने वाली है, तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कैसे होगा ना। देखो यहाँ पर कहता है प्रूफ करके दिखाओ कि ई एंड एफ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, देन सो दैट द इवेंट दिस। ये प्रूफ करके दिखाओ कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो ई और एफ डैश, याद रखना ये एफ डैश लिखा हुआ है, अगर क्लियर नहीं है तो आप एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली देख लो, ई एंड एफ डैश, डैश का मतलब नॉट एफ, नॉट एफ। और आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी फॉर एफ या प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट एफ इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात पता होना चाहिए। नॉट एफ का मतलब इसे इधर ले जाओ, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, हमने तब लिखा है। देखो इनने कहा है इंडिपेंडेंट है ई और एफ, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब कहता है चेक करके दिखाओ प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ नॉट क्या बराबर होंगे प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटू में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ डैश के, क्या बराबर होंगे। अगर बराबर है तो बताइए, चेक करके बताइए। तो कैसे करेंगे हम चेक, मैं उसे करके दिखा देता हूं, आप इसे देखिए। यहां पर मैं कर देता हूं इसे, यहाँ से थोड़ा सा इधर करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आपको करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एफ डैश। ओके,
तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल सा काम है, आपको समझना होगा बस इसे कि ये इंटरसेक्शन का, ये वाला इंटरसेक्शन का जो है एक रूल होता है। वो रूल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, पहले सारे रूल ही लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। ये लीजिए, रूल लिख देता हूँ, आप इसे कॉपी पे लिखते जाइए। प्रोबेबिलिटी फॉर ई यूनियन एफ इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी फॉर ई प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर एफ माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ। ये तो जनरल रूल हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ई यूनियन एफ का नॉट, है ना, नॉट ई यूनियन नॉट एफ इज इक्वल टू, नॉट को हम देखो ई के ऊपर ऐसे बार भी लगा देते हैं, ई के ऊपर डैश भी लगा देते हैं, इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई यूनियन एफ। ठीक है, इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी फॉर ई यूनियन एफ नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ई देन यूनियन प्रोबेबिलिटी फॉर ई यूनियन एफ, माइनस होगा, सॉरी यहां पर माइनस होगा। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर ई नॉट यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर एफ माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ई यूनियन एफ। आगे बढ़ें तो आगे आपके सामने होता है प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ई minus probability for E intersection F, and the final probability for E not intersection F is equal to probability for E minus probability for E intersection F। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इन चारों को एक साथ समझिएगा। जिस पर नॉट नहीं है, देखो ई पर नॉट नहीं है तो पहले ई लिखेंगे, यूनियन का यूनियन रहेगा। यहाँ पर एफ पे नॉट नहीं है, पहले एफ लिखेंगे, यूनियन का यूनियन रहेगा। यहाँ पर ई पर नॉट नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर पहले ई लिखेंगे और फिर इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन रहेगा। नाउ एफ पे नॉट नहीं है तो पहले एफ लिखना चाहिए था, तो ये एफ ही कर देते हैं हम, सही कर लीजिएगा कॉपी पे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखा जाएगा। चार केस तो एकदम सीधे हो गए। और अगर दोनों पे नॉट है लाइक दिस, तो बस यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। ओके, और एक रूल आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी फॉर ई प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर ई नॉट इज इक्वल टू 1। ये कुछ बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लग रहा है ये वाला रूल। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। ओके, तो क्या रूल है अभी बताते हैं। देखिए ये रहा, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू ई, और माइनस कर देता हूं मैं इसे, यहाँ पर ये रूल लग रहा है तो ये बन जाएगा आपके सामने, यहाँ कर देते हैं माइनस का प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, देखो ना, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी फॉर ई तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ई इंटरसेक्शन एफ के ऊपर वैल्यू दे रखी थी, ये रही, और वो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी फॉर ई इंटू में प्रोबेबिलिटी फॉर एफ। कितना आसान हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से यानी ई और ई कॉमन ले लेना है, प्रोबेबिलिटी फॉर ई। तो क्या बचेगा, यहां तो बचेगा 1, यहां बचेगा f, और आपको अभी बताया कि 1 में से f को घटा देते हैं तो वो बन जाता है f नॉट। ये बताया ना, देखो ये रहा ना, f नॉट बराबर 1, तो अगर 1 में से f को घटा देंगे तो f नॉट आ जाएगा। तो आप गौर से देखेंगे तो ये प्रूफ हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया। इस वाले के कॉन्सेप्ट को, इस डायग्राम को समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आप बता सकते हो ई एंड एफ डैश इंडिपेंडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट बना कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई एफ डैश भी इंडिपेंडेंट ही होता है। ओके, यहाँ पर इसने समझाया है। द सिमिलरली मैनर इट कैन बी शोन that if the event E and F are independent, then E डैश F भी इंडिपेंडेंट होता है और E डैश F डैश भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट 14th क्वेश्चन एग्जांपल करके हम फिनिश करने वाले हैं। कहते हैं ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कहता है ऑफ एटलीस्ट ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। तो ये प्रूफ करके दिखाओ। तो बहुत आसान है, ये देखिए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब यूनियन होता है। यूनियन का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटू बी होगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा बी। देखो बी कॉमन ले लिया। ए माइनस वन माइनस का पी इज इक्वल टू डैश होता है, और अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे। पहले इसे, इस वाले को ए को लिख दीजिए, क्या मैं करके दिखा देता हूं इसे ताकि क्लियर हो जाए। प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी की जगह लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी, मेरे साथ साथ लिख सकते हो, माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर बी। उसके बाद आपने लिखा प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस, आप देखेंगे गौर से तो बी और बी दोनों में कॉमन है, तो यहां से कॉमन ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी फॉर बी कॉमन आ गया, तो क्या बचा वन माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए। ओके, उसके बाद आप गौर से देखेंगे तो ये दे रखा है ए की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ए की जगह पर लिखूंगा पी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए नॉट लिख दूंगा। ओके, प्लस का प्रोबेबिलिटी फॉर बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह प्रोबेबिलिटी फॉर ए नॉट। देखो वन माइनस का ए प्रोबेबिलिटी फॉर ए नॉट होता है ना। इस ब्रैकेट को हटा देते हैं और सही सा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये लीजिए। अब यहां से दोनों में से कॉमन आ रहा है ए नॉट, तो कितना बचेगा, अगर मैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए नॉट कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर बी, और ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी फॉर बी नॉट। ओके, देन यही हमें प्रूफ करना था, आपके सामने है। देन फिनिश दिस एग्जांपल। लास्ट के दो एग्जांपल्स कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए बता दिए, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब आप इस एक्सरसाइज को पहले अपने होमवर्क में करेंगे। ऑफ कोर्स आपको कोई डाउट्स होंगे तो मैं अगली क्लास में इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कराऊंगा 13.2 के, देन आप उसे मैच कर लीजिएगा और आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे 18 क्वेश्चन है इसमें। ओके।